नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है आप सभी का योग और जीवन कार्यक्रम में। आज हम योग और जीवन कार्यक्रम में बात करेंगे श्वास रोगों के लिए योग से कैसे संभव है कि हम ये विकृतियां दूर कर सकते हैं। तो भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि श्वास है, इनके बारे में ही बताएं। जो हम सांसों की बात करते हैं, ये कितना जरूरी है और शुद्ध सांसें हम किसे कह सकते हैं? देखिएगा कि जब एक प्राणी इस संसार जगत में आता है तो सबसे पहला जो काम करता है तो वो काम होता है सांस लेना। कहने का मतलब है कि सांस लेने से जीवन संभव है। और जब वही प्राणी धीरे धीरे बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और जब इस संसार जगत से जाता है तो उस दौरान भी एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। वो कार्य करता है प्राणों का त्याग करना, यानी कि सांसों का त्याग करना। तो संसार जगत में रहने के लिए अगर कोई सबसे आवश्यक चीज है वो केवल और केवल हमारी सांसें हैं। इसके लिए आयुर्वेद में कहा भी गया है कि प्राणयति जीवयति इति प्राणा, यानी कि जीवन जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे आवश्यक है, जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है, वो केवल और केवल हमारी सांसें हैं। और श्वसन तंत्र से संबंधित जो अंग है वो इसके साथ जुड़े हैं। इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं, एक हमारी सांसें और दूसरा हमारे फेफड़े। हमारे फेफड़ों और सांसों का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, आपस में जो सह संबंध है, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सूक्ष्म शरीर की अगर मैं बात करूं तो सूक्ष्म शरीर में हमारा मन हमारी सांसों के साथ जुड़ा है, हमारे प्राणों के साथ जुड़ा है। इसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगा योग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया कि चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, यानी कि वात चलने से, वात के चलायमान होने से हमारा चित्त भी चलायमान होता है। वात का मतलब होता है वायु, वायु का मतलब होता है हमारी सांसें। हमारी सांसें जैसे जैसे चलती है या सांसों की जैसे जैसे गति होती है, उसी गति के हिसाब से हमारा मन भी चलता है। और इसी में आगे क्या कहा है, निश्चले निश्चलम भवेत, यानी कि हमारे प्राणों के निश्चल होने से, हमारी सांसों के निश्चल होने से हमारा मन भी निश्चल होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारी सांसें शांत एवं स्थिर होना शुरू हो जाती है, वैसे वैसे हमारा मन भी शांत एवं स्थिर होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सांसों का और मन का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सांसों का काम केवल हमारे शरीर के साथ नहीं है, इसके साथ साथ हमारे मन की गति भी सांसों के हिसाब से चलती है। और यहाँ तक कि आध्यात्मिक दुनिया में भी अगर हमें अपने आप को जाना है, अपने आप को प्रविष्ट करना है, अपने आप को आध्यात्मिक दुनिया का भी अगर आनंद लेना है, तो उसके लिए भी सांसें, हमारे श्वास हमारा आधार है। और शरीर और मन के साथ जब इतना जुड़ाव है हमारी सांसों का, तो उसके साथ अगर थोड़ा भी गड़बड़ कुछ हो जाए, थोड़ा भी उसमें विकार आ जाए, तो कितना वो शरीर और मन पर प्रभाव करता है, ये आपसे जानना चाहते हैं। जी, वात और कफ जब हमारे शरीर में असंतुलित हो जाता है, यानी कि जब इसका बैलेंस हमारे शरीर में बिगड़ जाता है, उस दौरान क्या होता है, हमारे श्वास विकृत होना शुरू हो जाते हैं, श्वास रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं, श्वास में विकृतियां आनी शुरू हो जाती है। जी, श्वास या फिर श्वसन तंत्र को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, ताकि हमारी सांसें जितना आपने डिटेल में बताया कि उसे हम संतुलित रखें, तो उसके लिए जो सूक्ष्म व्यायाम अगर हम करना चाहें तो ऐसा संभव है कि ऐसे रोग पनपे ही ना? जी बिल्कुल। देखिएगा, कोई भी रोग पनप रहा है, उसकी जड़ को पहले पकड़ लीजिए और जड़ से उसको खत्म कर दीजिएगा। योग के प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से ही इसका अभ्यास करना चाहिए। हम कोई भी अभ्यास कर रहे हैं तो सबसे पहले सूक्ष्म अभ्यास से ही किया जाता है। तो ऐसे अनेकों सूक्ष्म अभ्यास है जो हमारे श्वास को, हमारी सांसों को या हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं 5 ऐसी क्रियाएं बता रहा हूं सूक्ष्म अभ्यास की, जो हमारे श्वसन तंत्र को एक्टिव रखने, सक्रिय करने, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि इसमें सबसे पहला जो अभ्यास रहेगा, उसमें क्या करना है, हमें अपने दोनों हाथों को इस स्थिति में लाना है और सांस भरते हुए यहीं से दोनों बाजुओं को ऊपर ले जाना है, ऊपर जाकर के हाथों के फिंगर्स को खोलना है और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों बाजुओं को नीचे लाना। थोड़ा सा अभ्यास करके मैं बता रहा हूं करना कैसे है। इसे हमें लगभग 100 बार दोहराना है, 100 बार इसका अभ्यास करना है। सांस
भरते हुए दोनों बाजुएं ऊपर जाएगी और सांस छोड़ते हुए दोनों बाजुएं नीचे आएगी। इसे लगातार 100 बार दोहराएंगे। इसके बाद दूसरे अभ्यास में यहीं से दोनों बाजुओं को अपनी छाती के समानांतर हमें आगे ले आना है। यहीं पर सांस भरते हुए दोनों बाजुओं को पीछे की तरफ ले जाएंगे, ऐसे इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए दोनों बाजुएं आगे आएगी। इसे भी अभ्यास करके बता रहा हूं। इसे भी हमें 100 बार दोहराना है। इसके बाद और एक अभ्यास जो बहुत आवश्यक है, इसमें क्या करना है, सांस भरते हुए हमें अपनी राइट बाजू को पीछे ले जाना है ऐसे जी। और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट बाजू को पीछे ले जाना है। देखिए मैं अभ्यास करके बता रहा हूं। ये तीसरा अभ्यास हुआ, इसे भी 100 बार दोहराना है। चौथे अभ्यास के लिए दोनों बाजुओं को सामने फैलाना है हमें, दोनों हथेलियों को आपस में मिला दीजिएगा। यहीं से सांस भरते हुए दोनों बाजू को पीछे की तरफ, जितना पीछे की तरफ ले जा सकते ले जाने का प्रयास करेंगे, और सांस छोड़ते हुए दोनों बाजुओं को आगे ले आएंगे और दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिला देंगे। कैसे करना है, सांस भरते हुए दोनों बाजुएं पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों बाजुएं आगे, पुनः सांस भरते हुए दोनों बाजुएं पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों बाजुएं आगे। ये चौथा अभ्यास हो गया। पांचवा अभ्यास बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। इसे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसे समझिएगा। इसमें करना क्या है, हमें दोनों नासिका से गहरी लंबी सांस अंदर भरनी है और अपने मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। पुनः सांस भरनी है, मुंह से सांस बाहर छोड़नी है। इसे भी 100 बार दोहराना है। हमने 5 सूक्ष्म अभ्यास आपको बताए हैं। ये पांचों के पांचों अभ्यास हमें 100 बार दोहराने हैं। इससे होगा क्या, इससे एक तो हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जाएगा। ऑक्सीजन जाएगा तो हमारा पूरा शरीर को ऑक्सीजन मिलेगा। पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलेगा तो वो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। ये हो गया। इसके साथ साथ तनाव मुक्ति के लिए ये सारे के सारे अभ्यास बहुत अच्छे हैं। हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में वात का प्रकोप रहता है, कफ का प्रकोप रहता है। उस वात और कफ के प्रकोप को बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने देखा होगा ये जितने कर भी अभ्यास हमने दोहराए हैं, इसमें मेनली हमारा जो हृदय है और फेफड़े है उस जगह का प्रसारण हो रहा है। और जितना हमारे हृदय और फेफड़े प्रसारित होंगे उतनी उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और वो बहुत अच्छे से आप एक शक्ति के रूप में कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। और भूपेंद्र जी, आज के समय में तो मुझे लगता है कि बहुत ये जरूरी है कि जो आपने ये सूक्ष्म व्यायाम बताए, क्योंकि हमारी जो सांसें अशुद्ध होती जा रही है उसके लिए अगर हमने अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो आपने व्यायाम बताए, अगर आप रूटीन में करते हैं तो आप जरूर इसको, मतलब कोई भी बीमारी होने से रोकथाम उसकी कर सकते हैं। जी, और अब आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जैसे श्वास रोगों की जब बात आती है, एक सांस की प्रॉब्लम होने से कितने सारे रोग एक साथ हमें आ सकते हैं? क्या और भी कोई रोगों की होने की संभावनाएं बढ़ जाती है जब हमारा श्वसन तंत्र खराब हो जाता है? जी देखिएगा, सांस हमारे जीवन का आधार है। प्रारंभ में मैंने स्पष्ट किया था ये। जब हमारे जीवन का आधार हमारी सांसें हैं, तो जब हमारी सांसें असंतुलित हो जाएगी, हमारा श्वास असंतुलित हो जाएगा, तो हमारा पूरा का पूरा शरीर असंतुलित हो जाएगा। हमारे फेफड़ों की क्षमता जो रहती है वो उसमें कमी आ जाएगी, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, हृदय रोग बढ़ने के बहुत सारे ज्यादा चांस रहते हैं, हमारा पाचन तंत्र निष्क्रिय रहेगा, और इसके साथ साथ सिर दर्द जैसे, हमारा ब्लड प्रेशर, तनाव में रहना, ऐसे अनेक रोग हैं। अनेक रोग छोड़ दीजिए, मैं ये अगर कहूं कि एक सांस जब विकृत हो जाती है, असंतुलित हो जाती है, तो हमारा संपूर्ण शरीर असंतुलित हो जाता है, विकृत हो जाता है, कोई भी सिस्टम ढंग से अपना कार्य
नहीं कर पाता है। तो इसलिए सांसों को संतुलित रखना बहुत आवश्यक है, सांसों को विकार रहित रखना बहुत आवश्यक है। जी जी। अब अगर सांसों को स्वस्थ तो हमने रख दिया, लेकिन फिर भी अगर कोई विकार आ जाता है तो कौन से वो आसन है जिनके माध्यम से हम उन विकारों को दूर कर सकते हैं? जी देखिएगा, हमने कहा था कि हमारी जो सांसें हैं उनकी विकृत होने की दो बहुत बड़ी वजह है जो आयुर्वेद ने बताई है। वात हो गया और कफ हो गया। वात और कफ का असंतुलित हो जाना, उनका बैलेंस बिगड़ जाना, ये बहुत बड़ी वजहें हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने वात को संतुलित कर दे, अपने कफ को संतुलित कर दे। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे अभ्यास है, बहुत सारे योगाभ्यास है, आसन है, लेकिन 5 बड़े महत्वपूर्ण योग आसन है जो इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें पहला जो अभ्यास है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में हमें करना क्या होता है, हमें अपनी दोनों टांगों को सीधा करना होता है। पहले सीधा करने के पश्चात हमें अपनी लेफ्ट लेग को नी से बेंड करना होता है और यहां से अपने लेफ्ट पैर के पंजे को अपोजिट नी के पास रखिएगा। अपोजिट नी के पास रखने के पश्चात जो टांग हमारी नीचे है उस बाजू को पहले बाहर की तरफ फैला दीजिए, उसके बाद उसे सामने ले आएंगे। सामने ले आने के बाद अपनी कोहनी से अपने नी को लॉक करने का प्रयास करेंगे और अपने हाथ को पैर के पंजे के पास ले आएंगे। इतना कर दिया हमने। इसके करने के पश्चात हमें सांस भरनी है और सांस छोड़ते दूसरे बाजू को पीठ के पीछे ले जाना है और अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे और इसको जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हम जितनी देर अपने आप को रोक सकते हैं रोकने का प्रयास करेंगे। हर आसन की फाइनल स्थिति में सांसों की गति सामान्य रहती है और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए हमें वापस आना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से गए थे बिल्कुल उसी तरह से वापस आना है। इसमें बहुत ज्यादा लोगों के प्रश्न रहते हैं कि वो इस आसन की फाइनल पोस्चर तक अपने आप को नहीं ले जा पाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इस आसन की फाइनल पोस्चर तक ही पहुंच पाए, आपसे जितना होता है उतना इसका अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। ऐसा ही अभ्यास दूसरी तरफ से भी से जरूर दोहराइएगा। हमें अपने राइट लेग को नी से बेंड करना है, अपोजिट नी के पास अपने पैर के पंजे को ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा जो टांग नीचे है वो बाजू को पहले बाहर की तरफ फैलाएंगे, फिर उसको सामने ले आएंगे। उसके बाद अपने कोहनी से अपने नी को लॉक करेंगे, अपना हाथ पैर के पंजे के पास, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों दूसरी बाजू को पीठ के पीछे ले जाएंगे और अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सांसों की गति सामान्य रहेगी। जितनी देर अपने आप को रोक सकते हैं यहाँ पर रोकने का प्रयास करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गए थे। ये हमारा पहला आसन रहा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में विशेष तौर पर हमने देखा होगा कि इसमें हमारे फेफड़ों और हृदय के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और उस खिंचाव के कारण ये हमारे हृदय के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। खासतौर पर श्वास रोग हमारे अंदर प्रविष्ट ना हो उनसे बचने के लिए लाभकारी है। दूसरे अभ्यास की अगर मैं बात करूं तो दूसरा अभ्यास हमारा गौमुख आसन है। गौमुख आसन में क्या करते हैं, हमें पहले अपनी राइट लेग को नी से बेंड करना होता है कुछ इस तरह से, फिर लेफ्ट को बेंड करना होता है, हमें अपनी एड़ियों को अपने नितंबों के पास लाना होता है। ये स्थिति होगी, दोनों घुटने आपस में मिले हुए रहें, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो टांग ऊपर है उस बाजू को पहले ऊपर ले जाएंगे और फिर एल्बो से बेंड करेंगे और पीठ के पीछे ले जाएंगे और दूसरी बाजू को नीचे से पीठ के पीछे ले जाकर के दोनों हाथों को पीठ के पीछे लॉक करना है हमें और दोनों बाजुओं को ऊपर नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर, जितनी देर रोक सकते हैं अपने आप को और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए हमें वापस आना है। वापस आने की स्थिति बिल्कुल वैसे ही रहती है जैसे जाने की स्थिति रहती है और धीरे से वापस आ जाएंगे इसी स्थिति में। और इसी तरह से इस अभ्यास को दूसरी तरफ से भी सेम इसी विधि के साथ दोहराया जाता है गौमुख आसन। केवल इसमें हमारी टांगे चेंज होगी, बाकी विधि सेम है। जो टांग ऊपर है वो बाजू ऊपर से जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। दोनों हाथों पीठ के पीछे लॉक कर दीजिएगा, स्ट्रेच करेंगे। इसमें कुछ लोगों की शिकायत रहती है जो योगाभ्यास करते हैं, शिकायत नहीं, उनका कहने का मतलब ये रहता है कि वो पीठ के पीछे दोनों हाथों को पकड़ पाने में सक्षम नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक कपड़ा ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए, तो एक हाथ में रुमाल रखिए और उस रुमाल को पकड़ने का प्रयास कीजिए, फिर धीरे धीरे जो है ये अभ्यास होना संभव हो जाएगा।
और जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही धीरे से हमें वापस आ जाना है। ये हमारा गौमुखासन हो गया। गौमुखासन हमारे श्वसन तंत्र को सक्रिय करने के लिए, हमारे हृदय के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। सर्वाइकल की दिक्कत जिनको रहती है उनके लिए भी अच्छा, और इसके साथ साथ बैक पेन वालों के लिए भी बहुत लाभकारी अभ्यास है। इसके बाद अगर हम अगले अभ्यास की बात करें तो अगला अभ्यास है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में दोनों टांगों को नी से बेंड करते हैं और खुद हम घुटनों के बल आ जाते हैं। दोनों घुटनों के बीच में गैप देंगे, और स्टार्टिंग में जो लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए मैं एक आसान जैसी टेक्निक बता रहा हूँ, विधि बता रहा हूँ। उन्हें क्या करना है, दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखना है, इस तरह से अंगूठे से अपनी कमर को सपोर्ट करना है। सांस भरते हुए हमें अपनी अपर बॉडी को पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे, जितना संभव हो, जितना आसानी से ले जा सकते हैं, जितनी देर रोक सकते हैं रोकने का प्रयास करेंगे, और फिर धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जो अभी शुरू कर रहे हैं अभ्यास, योग अभ्यास शुरू कर रहे हैं, लेकिन जिनको काफी समय हो गया वो इसका पूर्ण अभ्यास कर सकते हैं। पूर्ण अभ्यास के लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल प्रारंभिक विधि बिल्कुल वैसे ही रहेगी, और फिर सांस भरते हुए अपनी राइट बाजू को ले जाएंगे और अपनी एड़ी के ऊपर रख देंगे, दूसरी को ले जाएंगे, इसको भी एड़ी के ऊपर रख देंगे। यहाँ पर हम अपनी गर्दन को ढीला छोड़ना है और मिडल बॉडी को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। ये हमारा पूर्ण उष्ट्रासन हुआ। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये तीनों की तीनों अभ्यास हमारे श्वसन तंत्र के लिए या श्वास से संबंधित विकारों से बचने के लिए बहुत लाभकारी है और बहुत ही सहायक है। इसके बाद अगर चौथे अभ्यास की अगर हम बात करें तो चौथा अभ्यास है हमारा वीरभद्र आसन। हम जिस स्थिति में है, घुटनों के बल है हमें अभी, तो घुटनों के बल में आने के बाद हमें अपनी लेफ्ट लेग को आगे ले जाना है, इस तरह से पीछे हुई टांग को सपोर्ट के लिए नीचे रखना है, और उसके बाद दोनों बाजुओं को सामने की तरफ ले जाएंगे और फिर सांस भरते हुए अपनी अपर बॉडी को पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे, वीरभद्र आसन। और यहाँ पर जितनी देर हम अपने आप को रोक सकते हैं रोकने का प्रयास करेंगे, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम जो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे धीरे से वापस। एक अभ्यास और रह गया, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में यहीं से हम अपने अपोजिट हाथ को नीचे रखेंगे, पीछे हुए टांग को नीचे ऊपर उठाएंगे, और जो दूसरी बाजू है उसे सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, त्रिकोण आसन। इसमें हमें अपने ध्यान को, जो बाजू हमारी ऊपर है उसकी फिंगर्स की तरफ देखने का प्रयास करेंगे, वहां पर अपने आप को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। जितनी देर हम अपने आप को यहाँ पर रोक सकते हैं रोकने का प्रयास करेंगे, और फिर धीरे धीरे जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही धीरे से हमें वापिस आना है और बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति में यहाँ से आ जाएंगे। ये 5 अभ्यास थे जो हमारे श्वसन तंत्र को सक्रिय करने के लिए या श्वास रोगों से बचने के लिए या अपनी हमारी श्वास से संबंधित इम्यूनिटी या शक्ति को सक्रिय करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी, प्राणायाम कितना इम्पोर्टेंट है अगर हम श्वसन रोगों की बात करें या फिर श्वास से संबंधित कोई भी रोगों की बात करें? प्राणायाम में देखिएगा, प्राणायाम में सबसे पहला, सभी ने नाम सुना होगा नाड़ी शोधन का। नाड़ी शोधन का अभ्यास सबसे पहले कीजिएगा। नाड़ी शोधन को जिसे आज के समय में अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, जिसमें क्या करते हैं हम अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रल से पूरी सांस अंदर भरते हैं, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करते हैं, राइट नोस्ट्रल से पूरी सांस बाहर छोड़ देते हैं, फिर राइट से पूरी सांस भरते हैं, राइट नोस्ट्रल बंद करते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रल से पूरी सांस बाहर छोड़ देते हैं। ये नाड़ी शोधन का एक चक्र हुआ। ऐसे चक्र हमें 10 से 15 दोहराने हैं। ये डेली होना चाहिए, तभी जाकर के हमें ये फायदा देगा ये वाला अभ्यास। उसके बाद दूसरा अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपने सूर्य स्वर को सक्रिय करना। आपने देखा होगा कि जो श्वास से संबंधित रोग है या श्वास से संबंधित विकृतियां हैं वो ठंड में ज्यादा पनपती है। तो ठंड से बचने के लिए, ठंड का प्रकोप हमारे शरीर में ना हो, इसके लिए सूर्य भेदी प्राणायाम या सूर्य स्वर को सक्रिय किया जाता है। और सूर्य स्वर को सक्रिय कैसे किया जाता है, इसके लिए स्वर विज्ञान में एक विधा बताई गई है। हमें क्या करना है, लेफ्ट हाथ के अंगूठे से अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है, आंखें बंद करनी है, फिर राइट नोस्ट्रल से सांस भरनी है और राइट से सांस छोड़नी है।
फिर से राइट से ही सांस भरनी है, राइट से ही सांस छोड़नी है, फिर से राइट से ही सांस भरनी है और राइट से सांस छोड़नी है। ये हमें कम से कम 40 से 50 बार दोहराना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है, शरीर बॉडी का जो टेम्परेचर है, शरीर के अंदर जो अग्नि है वो बैलेंस में आ जाएगी। बैलेंस में आ जाएगी तो जो ये श्वास रोग है ये हमारे नियंत्रण में रहेगी या श्वास विकृतियां कम से कम हो पाएगी। जी। सूर्य भेदी प्राणायाम था। तीसरा प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमारे श्वसन तंत्र के जो अंग है उसमें जो कफ भरा पड़ा होता है उस कफ को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पहला। और दूसरा हमारे लंग्स की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी विधि जरूर जो है समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। इसमें हमें क्या करना होता है, दोनों नोस्ट्रल से गहरी लंबी सांस भरनी होती है अंदर, फिर पूरी सांस दोनों नोस्ट्रल से बाहर छोड़नी होती है, दोनों नासिका से बाहर छोड़नी होती है, और फिर गले से आवाज करते हुए सांस को अंदर भरना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए सांस होल्ड कर कीजिएगा और फिर दोनों नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ दीजिएगा। एक बार फिर से करके बता रहा हूं मैं, पूरी सांस भरेंगे, पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर गले से आवाज करते हुए सांस को अंदर भरेंगे। सांस होल्ड करेंगे और दोनों नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ देंगे। कम से कम 5 बार इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। इसके बाद एक और अभ्यास है, वो भी बहुत आवश्यक है। उज्जयी प्राणायाम गर्म प्रवृत्ति का प्राणायाम है। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम है, ये भी गर्म प्रवृत्ति का प्राणायाम है। ये भी जो है श्वास से संबंधित रोगों को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस में रखता है। ये सबसे आवश्यक है। इसमें हमें करना क्या होता है, गहरी लंबी सांस दोनों नोस्ट्रल से अंदर भरनी होती है, फिर गहरी लंबी सांस दोनों नोस्ट्रल से बाहर छोड़नी होती है, फिर गहरी लंबी सांस भरनी होती है, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़नी होती है। इसे बार बार दोहराना है हमें, कम से कम 100 बार। जी। ये भी हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। जी, तो भूपेंद्र जी इतनी अच्छी जानकारी आपने दी और हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ये तीनों चीजें यानी सूक्ष्म व्यायाम और साथ में आसन और प्राणायाम करते हैं तो ना केवल आप बहुत सारे रोगों से निजात पा सकते हैं, क्योंकि श्वास रोगों के साथ बहुत सारे रोग जुड़ जाते हैं और आप अपने स्वस्थ शरीर को और ज्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। तो योग और जीवन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।